फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारे जीके जीएस में ज्योग्राफी का तीसरा दिन का टारगेट है, जिससे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहला दिन और दूसरा दिन का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया गया है। और आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारा कमेंट पर्सनल ना करें। और आप लोग कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि आज तीसरा दिन है। अगर आप डेली इस होमवर्क पूरा करना चाहते हैं और डेली आपको लगता है कि हमारा जो रूटीन होता है गड़बड़ा जाता है और आप लोग चाहते हैं किसी गाइडलाइन में हम अपने रूटीन को डेली पूरा करें, तो हाँ जी हाँ, हम लोग जीके जीएस का अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पूरा हम लोग एक टारगेट लेकर डेली होमवर्क के शाम तक में डाला जाता है और सब बच्चों लोग यहाँ पर और स्टूडेंट लोग सब लोग मन से पढ़ते हैं। तो आज ज्योग्राफी का तीसरा दिन है, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बलमाल का है उसका हम लोग आज तीसरा दिन के होमवर्क के बारे में मेन क्वेश्चन को यहाँ पर टिक आउट करेंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग किताब कॉपी जो भी किताब या पेन रहता है उसको साथ में टिक आउट करते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। लिपुलेख माना नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन VVI है, एकदम VVI पूछता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है क्वेश्चन वही बता देते हैं। जैसे पूछेगा नीति दर्रा कहाँ पड़ता है भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। ऐसे इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ये VVI है, आप लोग इसको टिक आउट करते चलिएगा VVI क्वेश्चन को। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। VVI क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करते हैं औसतन ऊंचाई की, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इतना डीप में अभी तक गया नहीं है, बट पढ़ लीजिए। पूर्वी हिमालय और की औसतन हिमरेखा और पश्चिमी हिमालय की औसतन हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? तो पूर्वी हिमालय की औसतन हिमरेखा की बात करेंगे तो 3500 मीटर। कितने मीटर? 3500 मीटर। और अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो कितना मीटर? 2500 ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यह क्या है? हिमरेखा है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन। काफी VVI क्वेश्चन है। इसमें से पूछता है कि सियाचिन की ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है? तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि सियाचिन की ऊंचाई कितना है। और सियाचिन कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन हम VVI है। कौन? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। दूसरा, लिपुलेख माना नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट का और करेंट अफेयर्स डेली टॉपिक्स वाइज कवर किया जा रहा है। आप लोग को लगता है कि हम कंटिन्यूटी नहीं बनता है तो टेलीग्राम पे जाकर टास्क को वहाँ पर से पूरा करना है। काफ़ी लोग इस पर तैयारी में जुटे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट पूछता है केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। जो मेघालय का अपना जो पठार है वो आपकी भारत का कौन सा पठार है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। डायरेक्ट ऑप्शनली में आता है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, पठारी मैदान, इस तरह से करके क्वेश्चन आता है। तो पूछ सकता है मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? VVI क्वेश्चन है, इसको टिक आउट कर लीजिएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? पेलियोजोइक महाकाल में। कौन काल में? पेलियोजोइक महाकाल में। इसको कम से कम 2-3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर बोलते भी चलिए और टिक आउट भी करते चलिए, जिससे कि आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगा। और हम लोग जो भी टिक आउट करवाते हैं उसको हम लोग टेलीग्राम पे एक लाइव क्यूज करवाएंगे, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, जैसा छात्र लोग या जैसे वहाँ पर कंपटीटर है अगर बोलेंगे उस तरह से। चलिए तो इसको एक बार और री करते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? कौन सा पर्वत? प्रायद्वीपीय पर्वत। किस काल में? तो पेलियोजोइक महाकल्प में। कौन कल्प में?
पेलियोजेइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी टिक आउट कर लीजिए। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मालवा का पठार किस किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। आगे ये भी क्वेश्चन मेरे ही एग्जाम में आया था, दंडकारण्य ऐसे पूछा था, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो हम डायरेक्ट देखें, पढ़े हुए थे, छत्तीसगढ़ मार दिया डायरेक्ट। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित? तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में। ऐसे ऑप्शन में सिर्फ मेरे एग्जाम में छत्तीसगढ़ ही था। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए थोड़ा सा है, कहाँ नहीं जा सकता, आएगा या नहीं आएगा बस एक बार देख लीजिए। इसको भी हम एक ट्रिक से बताते हैं ताकि द्वार और दून में आपको कन्फ्यूजन नहीं होए। तो ट्रिक क्या है? देखिए, जब भी हम द्वार के बात करेंगे और दून के बात करेंगे तो कंफ्यूज करते हैं, पूरब में दून कि पश्चिम में द्वार, इस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, अगर हम द्वार की बात करेंगे, देखिए द्वार में क्या है? ब है, तो पूरब में भी क्या है? ब है। देखिए यहाँ पे देखिए, द्वार में ब है तो पूरब में भी क्या है? ब है। पॉइंट बना के याद कीजिएगा तो आपको कठिनाई कम होगा। कितना रटिएगा बताइए? कम रटिए, पॉइंट बनाइए, उसको बार बार रिविजन कीजिए, जीके कुछ भी नहीं है। चलिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये द्वार और दून जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पूछता है कि शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचना स्थल को पूरब में क्या कहा जाता है? और उसी तरह से शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचना स्थल को पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो अब तो आपको जैसे आएगा तो पूरब पश्चिम बोलेगा, तो पूरब में क्या है? ब है, तो द्वार में भी क्या है? ब है। पश्चिम में क्या है? दून है। इसको तो कोई टिक नहीं, जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप छट जाएगा। तो समझ गए क्वेश्चन क्या था? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य विस्तृत समतल संरचना के स्थल को पूरब में क्या कहा जाता है और पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की औसतन समुद्र तल किस तट से मापी जाती है? वीवीआई क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? भारत का औसतन समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो कहाँ से? मुंबई से। कहाँ से मापा जाता है? मुंबई से। अगला क्वेश्चन, इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई, कल भी बताए थे वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, मुख्य भूमि से लंबाई और सिर्फ समुद्र तट से लंबाई। तो मुख्य भूमि से लंबाई तो कितना हो जाएगा? 6100 मीटर। और ऐसे पूछेगा समुद्र तट से कुल लंबाई तो 7516.6। यह कोर्ट में भी, कोर्ट वाला एग्जाम में यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। चलिए इसको भी टिक आउट कीजिए वीवीआई। आगे अब हम लोग जब तटीय सबसे लंबी तटीय लंबाई, सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश में इस तरह से पूछता है, तो भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? वीवीआई क्वेश्चन। सॉरी चलिए तो हम लोग कहां पर थे? किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो गुजरात के। एकदम याद कर लीजिए माइंड में। अगर दूसरा नंबर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। अगर यही केंद्रशासित प्रदेश में बोलेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि केंद्रशासित प्रदेश का कौन सा केंद्रशासित प्रदेश की तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है? ऑप्शन भी दे दें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कावारती और दादरा नगर हवेली, इनमें से सभी। इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि केंद्रशासित प्रदेश में किसका तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है। हम लोग राज्य में पढ़ रहे थे, तटीय लंबाई किसका सबसे ज्यादा है? गुजरात की। दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश की। चलिए इसकी लंबाई कितना है? 12-14 किलोमीटर। इसको भी टिक मार लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये तो सब लोग जानते ही होंगे। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? तो भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से? राज्य की बात करेगा तो 9 और केंद्रशासित प्रदेश की बात करेगा तो 4। चलिए तो ये क्या है? समुद्री तटरेखा से संलग्न मतलब सटा हुआ। तो समुद्री तटरेखा से संलग्न राज्य की बात करेगा तो 9, केंद्रशासित प्रदेश की बात करेगा तो 13। लेकिन यही पूछ देगा आपको घुमा के क्वेश्चन एडवांस करके, तो लगेगा किताब में नहीं था। पूछ देगा भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा के संलग्न क्षेत्र में, मतलब राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कितना है, टोटल जोड़ के दे देगा। तो 9 4 13, 9 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 13 भी रहेगा और 15 भी रहेगा। तो कौन मारिएगा? अगर टोटल मिला के पूछेगा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तो कितना हो जाएगा? 9 4 13। ये क्या पढ़ रहे थे किसके बारे में?
समुद्री तटरेखा के संलग्न क्षेत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा भी किया हुआ है, भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कौन तटीय राज्य कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए हम लोग कितना है, कितना मिला के 13 गो है, यहाँ पर 13 के बारे में बताया गया है। तो देखिए तट में आइए, तो नक्शा अगर सामने होगा तो खोज लीजिएगा, पेज नंबर 3 में एनसीईआरटी ज्योग्राफी में है, उसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी होगा। देखिए तटीय में कौन कौन आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, पहले ऊपर से चलते से जाके गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कहाँ पर आ जाइएगा हम लोग, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ तक आ गए, गोवा सॉरी छूट गया, गोवा, पुडुचेरी, यहाँ तक याद रहेगा, पश्चिम बंगाल एक साइड में पड़ जाता है। तो भारत का तटीय जो राज्य है कौन कौन है, कितने राज्य हैं, कितने राज्य, 9 गो, कितने हैं, 9 गो। और केंद्र शासित में कौन कौन आ जाएंगे, अंडमान निकोबार, आपको पता ही है कितने लोग घूमने के लिए जाते हैं, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब क्या आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय की लंबाई कितना है, कुल मिलाकर 4 गो तट समुद्री संलग्न क्षेत्र से संबंधित 4 गो है, और राज्य की बात करेगा तो 9 गो है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीवीआई काफी वीवीआई क्वेश्चन ये है, भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से क्या किसको सूचक है, कौन सा सूचक था, हिंद महासागर। डायरेक्ट एग्जाम में इसको हु बहू यह क्वेश्चन हम डायरेक्ट छप कर आया था एग्जाम में कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो हिंद महासागर का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये तो काफी बार वीवीआई क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक के समुद्री तट का नाम में जाना जाता है, तो कहाँ से, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश का तट होता है कोरोमंडल तट होता है। ये दूसरा दिन वाला टारगेट में हम लोग बोले थे कि इसको कमेंट में बताना है कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है। आज तीसरा दिन में आ गया है, तो आप लोग डेली जुड़े हुए रहिए तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए कोरोमंडल तट की अगर हम बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश। जब हम यहाँ पर कोरोमंडल तट के बारे में बात कर चुके हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, तो महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक, कर्नाटक की तमिलनाडु, आपको कमेंट करना है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिवीजन होगा। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो केप कॉमिरोन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केप कॉमिरोन के नाम से कौन जाना जाता है, कन्याकुमारी। आगे अब ये क्वेश्चन पूछता है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक। देखिए इसमें अब ऐसे नहीं पूछता है, पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, उसकी ऊंचाई कितना है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा उसकी ऊंचाई कितना है, जिससे अगर आप कहूँ से सर्च करके भी बताइएगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ हम इतना सोच के बताए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक भी कीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ बोलने में अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर मैप खोले हुए होंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यही बोलेगा लक्षद्वीप का, तो आपसे क्वेश्चन दूसरा हम पूछते हैं कि लक्षद्वीप जो है कौन से सागर में, कौन से खाड़ी में, कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं उसमें द्वीपों की संख्या कितना है, 572। एसएससी में ये जो क्वेश्चन है 572 वाला डायरेक्ट पूछा गया था। आगे 10 डिग्री चैनल, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। 10 डिग्री चैनल कहाँ से किसको किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। चलिए रिविजन कर दे लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनी क्वाय, 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय से लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल ग्रेट अंडमान को निकोबार से। अब हमको कमेंट में बताना है कोको द्वीप, कोको द्वीप है किसको किसको अलग करती है, कोको को किससे, ये हमको कमेंट में बताना है, क्योंकि पहला दिन हम लोग ये इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बोलते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, पुलकित झील के समीप। देखिए तेजी में करने का मकसद यही है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। वीडियो लंबा होने पर सब लोग कमेंट करते हैं कि लंबा वीडियो कौन देखेगा, इसलिए सोचते हैं जितना तेजी हो रिवीजन आपको, क्योंकि आप लोग इस टारगेट को पहले अपने आप पढ़ के पूरा कर चुके हैं। बस ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको गाइड थोड़ा सा कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और आपको इंटरेस्ट बना रहेगा कि सर कुछ डाले हैं तो हम उसको देखें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
राम सेतु, ये क्वेश्चन फायरमैन में आया था। राम सेतु कहाँ पर अवस्थित है? धनुषकोडी के समीप। वहाँ पर धनुषकोडी की जगह पर कुछ और था ऑप्शन में, लगभग उसकी समीप बड़ा श्रीलंका के समीप में धनुषकोडी, वहाँ पर कुछ दिया हुआ था रामेश्वरम करके। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? धनुषकोडी। वीवीआई क्वेश्चन इसको मार लेना है। लक्षद्वीप का देखिए आ गया, जो हम क्वेश्चन बोले अभी आ गया, लेकिन लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। अब आपको आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट सामने क्वेश्चन जो बोल रहे हैं जो आ गया। तो लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। यही हम लोग बात कर रहे थे। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप अरब सागर में। तो टिक आउट कर लीजिए। भारत की कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है? तो कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कैसा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लक्षद्वीप कैसा द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट नंबर। मिनी क्वाय द्वीप भारत तटरेखा से सुदूर पूर्व द्वीपों में किस श्रेणी में आता है? तो हम लोग लक्षद्वीप तक पहुंच गए, अंडमान निकोबार के द्वीप के बारे में बात कर लिए। अब मिनी काय के बारे में बात करते हैं। तो मिनी काय के अगर हम बारे में बात करते हैं तो भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनी काय कहाँ आता है? भारतीय जो तट रेखा है उससे एकदम बहुत ज्यादा दूर पर्वत श्रेणी में, सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जो द्वीप है भारत के तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय द्वीप आता है। और लक्षद्वीप सागर कहाँ पड़ता है बताइएगा? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से आपको तुम याद रहना चाहिएगा। क्वेश्चन को क्यूज में करेंगे तो रिजल्ट लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पंबन द्वीप, पंबन द्वीप के बारे में बोल रहा है। पंबन द्वीप किसके किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप। तो आप लोग को साथ साथ एक एक बार बोलते भी चलिए, जिससे आपको दोबारा रिवीजन होगा। तो चलिए, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, जो रामेश्वरम में पड़ता है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन। मुंबई। द्वीपों के बीच बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। अब हम बात करते हैं कोरी क्रीक के बारे में। तो कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ की रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। चलिए, सर क्रीक किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। ये तो कोई भी आदमी इसको बता देगा, ये भी क्वेश्चन है। सर क्रीक किससे किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। कोरी क्रीक कहाँ पड़ता है? तो कच्छ के रण में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे याद करना, जो हम पॉइंट बताते हैं। देखिए, सर क्रीक की बात करेगा तो भारत पाकिस्तान सब लोग जानता है, लेकिन जब कोरी क्रीक की बात करेगा तो कोरी क्रीक कहाँ हो जाएगा? क से कोरी, क से कच्छ के रण। देखिए पॉइंट बन गया, क से कोरी, क से कच्छ के रण। तो इस तरह से पॉइंट बनाइए, आपको काफी आसानी होगा क्वेश्चन को रटने में। चलिए आगे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बुर्जिला एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में एकदम डिट्टो आता है, यही डायरेक्ट पूछेगा कि बुर्जिला और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। वीवीआई क्वेश्चन एकदम। आप लोग टिक मारते चलिएगा। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मालेशियस बेसिन। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आता है ये, कि पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो मालेशियस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन? मिजोरम। इसको ही पॉइंट बना देते हैं। म से मालेशियस, म से मिजोरम, ऑप्शन में जरूर रहेगा मिजोरम। तो मालेशियस बेसिन के नाम से कौन जाना जाता है? मिजोरम। आगे अगर बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कुछ कुछ पर्वत श्रेणियां हैं और वह कहाँ पड़ता है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आइए हम लोग बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी के बारे में। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट। देखिए पहले कहाँ पड़ता है, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई है, आप लोग इसको बार बार देखिएगा तभी याद होगा। सोचिएगा एक मरते में सर बोल दिए आपको याद हो गया, संभव नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की पहले बोलते हैं कहाँ पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट यही पर साथ बोलते चलना है और रटते भी चलना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो सब लोग जानते हैं नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। आपको साथ साथ बोलते भी रहना है मन मन। और केटू कहाँ पड़ता है? भारत में, पियोको में। आगे कंचनजंगा किसकी सीमा पर पड़ता है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। आगे बात करेंगे मकालू। मकालू कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। और धौलाधर नेपाल में। तो हम लोग यहाँ पे 5 शिखर के बारे में बात किए, कहाँ कहाँ पड़ता है। आइए इसको रिवीजन करते हैं दोबारा। तो चलिए, अगर हम आपको आंख बंद करना है, मोबाइल नहीं देखना, बस इसकी आवाज़ सुनना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है?
नेपाल में, K2 भारत में, कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर, मकालू कहाँ पड़ता है, नेपाल में, और धौलागिरी नेपाल में। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब भारत के बारे में आएगा। देखिए भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेत, 3 पर्वत है जो भारत में काफी कंफ्यूजन करता है लड़के लोग को। अगर पूछेगा नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, भारत में, नंदा देवी भारत में, कामेत भारत में। इसका ट्रिक बहुत है, मगर इसको बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, इसलिए इसको ट्रिक हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद याद कर लीजिए। नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेत, ये सब कहाँ पड़ता है, भारत में। अब बचा अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा कहाँ पड़ेगा, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पड़ता है, नेपाल में। आगे हम लोग बात करते हैं नामचा वर्मा, गुरु मंधाता, ये दोनों जो है कहाँ पड़ेगा, तिब्बत चीन में। तो इसी तरह से आपको डेली टारगेट को पूरा कीजिए और वीडियो में आकर जुड़िए। फायदा अगर नहीं हुआ, फायदा होगा ही अगर आप मेहनत कीजिएगा, फायदा कैसे नहीं होगा जी अगर मेहनत कीजिएगा तो। चलिए, मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं लड़के दोस्त, तो सबको रिजल्ट होता है, दरोगा में इस बार मेंस देने जा रहे हैं, तो रिवीजन कीजिए, करते रहिएगा, जरूर होगा। चलिए हम लोग अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सब ऊंचाई नहीं पढ़ना है, बस जो आता है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848.86, या इसको बोल सकते हैं 8849 भी बोल सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगर K2 की ऊंचाई की बात करेंगे तो 8611। माउंट एवरेस्ट के बाद किसकी लंबाई आता है, K2 की। K2 का दूसरा नाम क्या होता है, गॉडविन ऑस्टिन, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान और पियोको में पड़ता है। इसकी लंबाई कितना है, 8611। तेजी में बोलने का मकसद यही है कि आपको कम समय में रिवीजन ज़्यादा हो। चलिए, इसमें सब कुछ उतना लंबाई पूछता नहीं किसी का, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम लोग बात करेंगे जलवायु के बारे में। किसके बारे में, जलवायु के बारे में। तो आज का टॉपिक जो दिया गया था 2 पेज दिया गया था, क्योंकि तीसरा डे 3 में मात्र 2 ही पेज दिया गया है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ते जाएगा, आपको रिवीजन भी करना है, तो धीरे धीरे होमवर्क कमते भी जाएगा और रिवीजन उसमें झुकता जाएगा। और हाँ, शनिवार रविवार को जरूर एक दिन क्यूज होगा, आप लोग सब लोग आ जाइएगा तैयार होकर, दम धड़ल्ले से दम क्यूज होगा। चलिए जलवायु आज को पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक आउट करते हैं। चलिए जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण करने वाला मुख्य कारक कौन सा। देखिए इसकी चर्चा हम लोग पहले दिन ही किए थे कि किसी क्षेत्र की अगर जलवायु के बारे में चर्चा करना है तो अक्षांशीय अवस्थिति से पता चलता है और देशांतर से समय एवं स्थिति का पता चलता है। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो थोड़ा सा कि समय की पता किससे चलता है, समय की पता देशांतर से। देखिए मेरे पास पेन टैब है नहीं, क्या हम लिख सकते हैं, उतना ही पास व्यवस्था नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, तो हमें भी लगेगा, तो हम भी व्यवस्था अपना देखेंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, उस समय सामने आकर पढ़ाएंगे। तो चलिए इससे 2 क्वेश्चन बना। अगर हम समय और स्थिति की बात करेंगे तो देशांतर, और जलवायु की बात करेंगे तो किससे, अक्षांश से, अक्षांश से। अगर हम बात करते हैं, देखिए एक और इसको आप बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, समय, अगर हम इस जलवायु की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार, लेकिन अगर समय की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जलवायु के कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जलवायु के प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शनली आता है कि कौन जलवायु को प्रभावित करता है, इनमें से उसे छाटे, कौन नहीं करता है, इनमें से उसे छाटे। ABCD करके दे देगा, A+B, A+B+C, A+B+C+D। आजकल क्वेश्चन हाई लेवल नहीं होता जा रहा है, उसका सोच हाई होते जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में पढ़ते हैं, वन लाइनर नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ पर लैंड फॉर्म्स के बारे में ट्रिक बताया है, जो जिसका ट्रिक है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, लैंड फॉर्म्स, इसको याद कर लेना। लैंड फॉर्म्स को एल से क्या होता है, यहाँ से बिना देखे हुए बोलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग पढ़ के ही आए होंगे ना। तो चलिए एल से क्या होता है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। ए से क्या होता है, अल्टीट्यूड मतलब देशांतर। एन से क्या होता है, नियर फ्रॉम सी। डी से क्या होता है, पवन की दिशा। एफ से क्या होता है, फॉरेस्ट। ओ से क्या होता है, ओशियन। आर से क्या होता है, रेन। एम से क्या होता है, एम से बताइए, एम से क्या होता है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा।
एम से क्या होता है माउंटेन, एम से क्या होता है माउंटेन, और ओ से क्या होता है, एस से क्या होता है सॉइल। तो कुछ अगर गलती हो गया हो तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा। आपको इसी तरह बोलना है, सामने देख के नहीं। एक बार और बोलिए, एल से लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ए से अल्टीट्यूड मतलब देशांतर, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, सॉरी हम लोग गलत बोल दिए। कुछ कुछ गलती हो जाता है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, बोलने में कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो लैंडफॉर्म्स का ट्रिक था, एल से क्या होता है अक्षांश, ए से क्या होता है ऊंचाई, एन से क्या होता है नियर फ्रॉम सी, और डी से क्या होता है डायरेक्शन ऑफ बाइंड, ओ से क्या होता है ओशियन, आर से क्या होता है रेन, एम से क्या होता है माउंटेन, एस से क्या होता है सॉइल। तो आपको भी इसी तरह एकदम एक फ्लो में बोलना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, लैंडफॉर्म्स। साथ साथ आप ही बोलिए, सिर्फ सुनिए नहीं बोलिए। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म में एल से क्या होता है लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, एन से क्या होता है, एन से नियर फ्रॉम, सी डी से डायरेक्शन, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशियन, आर से रेन, एम से माउंटेन, एस से सॉइल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जी, इसको हम टिक मारना है। दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में कैसी जलवायु है, जो मानसून जो आती है दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व मानसून। देखिए इसको कैसे याद करना, कंफ्यूज नहीं, यहाँ पर एक पढ़िए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। यही है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रवाह की सामान्य दिशा। कैसे, देखिए दक्षिण पश्चिम, यह कौन सा दिशा हो गया दक्षिण पश्चिम, या कौन सा हो गया उत्तर पूर्व। तो आपको यही याद रखना है कि अगर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा की बात करेगा तो एक ऐसे नक्शा पार दीजिए, उसको ऑप्शन लेकर टिक मार दीजिए। अगर याद नहीं रहता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऐसे तो हमको कहना है कि डायरेक्ट ही एकदम याद रखिए, भारत में जैसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की अगर हम बात करेगा तो डायरेक्ट मारना है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, सीधा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो देखिए जो उत्तर पश्चिम मैदान, देखिए उत्तर पश्चिम कौन हो गया, ये वाला उत्तर पश्चिम मैदान में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके विक्षोभ से, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिम से जो हवा चलती है टकराती है, यहाँ पे वर्षा करवाती है। तो जो उत्तर पश्चिम के मैदानी भाग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर वर्षा कैसी, पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन अगर उत्तरी मैदान, अगर लेकिन हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु जब वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व मानसून में होती है। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में आया था, एक एग्जाम में, ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पंजाब एवं तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन भी आई है कि शरद ऋतु में किन राज्यों में भारत में वर्षा होती है, तो पंजाब एवं तमिलनाडु में। हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की, इसको टिक मार लेना भी आई, भारत की औसतिक वर्षा और औसतन वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। इसको आप माइंड कर भी सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऐसे कोई क्वेश्चन को करिए ही नहीं, बस पढ़ लीजिए वीवीआई के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, देखिए कैसे इसको याद करना है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सिर्फ आप लोग जानते होंगे मासीराम मेघालय में। तो मगर मासीराम मेघालय कहाँ पड़ता है, पूर्वी हिमालय में पड़ता है ना जी। तो सबसे अधिक वर्षा पूर्वी हिमालय में। इधर है या पश्चिमी हिमालय, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में वर्षा अच्छा होता है कुछ कुछ समय में। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और मेघालय। आपको कमेंट में बताना है कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक है, आपको बताना है। हम पूछे जरूर बताइएगा। तो चलिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन फायरमैन में ही आया था कि भारत की जो मानसून जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय। मेरे बैच में भी 2-3 लड़का थे, उसमें उष्णकटिबंधीय की जगह पर शीतोष्णकटिबंधीय मार दिए थे। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट इसको आपको याद करना है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून। इसको वीवीआई कर लीजिएगा। तथा यहाँ की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। इसी जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आपको बोलना भी है भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और वह इस जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। वीवीआई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। आगे अब है भारत की उप महाद्वीपीय पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु के कर्षण, ये सब क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है किसके कारण होता है, ये पूछेगा।
जो हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून होता है कैसे होता है, उसका कारण क्या है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, वायु का जो कर्षण होता है, वायु जब टकराता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण बनता है और उसको प्रभावित करता है। क्वेश्चन है, और उच्च गर्मी में क्या हो जाता है, ताप हमारा बढ़ जाता है और दाब क्या होता है, निम्न हो जाता है। तो हिंद महासागर जो हवा चलती है, जो हिंद महासागर से जो हवा चलती है वहाँ पर हिमालय से जाकर टकराती है और वो वर्षा का कारण बनता है, जो कि हवाओं का कर्षण वही हुआ और वह दक्षिण पश्चिम मानसून इसी को यही कारण प्रभावित होती है। देखिए, उतना अच्छा से समझ नहीं पाए होंगे बट समझ गए होंगे अगर आप चाहिएगा तो, सब आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवन है क्या, तो व्यापारिक पवन के अगर हम बारे में बात करेंगे तो व्यापारिक पवन कहाँ पर मिलता है, या कौन से गोलार्ध में पड़ता है, या कितना डिग्री के बीच पड़ता है, इसको पढ़ना है। तो अगर हम व्यापारिक पवन की बात करेंगे तो 0 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवन है। तो व्यापारिक पवन क्या है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहने वाले पवनों को व्यापारिक पवनों कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप हमें याद जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग रिविजन करते रहिएगा, क्यूज में हम यही सब पूछेंगे जो टिक आउट करवाते हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहती है। तो पूछ सकता है कि व्यापारिक पवनें उच्च से निम्न की ओर बहती है कि निम्न से उच्च की ओर बहती है। तो आपको याद करना है कि व्यापारिक पवनें जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ये भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इससे 4 क्वेश्चन बन गया। तो आइए इसको दोबारा हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर व्यापारिक पवनों की बात करेगा तो पहला क्वेश्चन ये कितना डिग्री के बीच आता है, तो व्यापारिक पवनें कितना डिग्री के बीच, 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों में। अगर बात करेंगे उत्तर में कौन सी पवनी, तो उत्तर व्यापारिक पवनें दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दक्षिण में कौन सी पवन, दक्षिण व्यापारिक पवन चौथा क्वेश्चन बनता है। यह किधर से किधर बहता है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च। तो कैसे बनता है, उच्च से निम्न की ओर बढ़ता है। तो व्यापारिक पवन में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ाते हैं। यही मेरा है यूट्यूब चैनल, आप लोग इस पर जाके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्यों आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसको प्लेलिस्ट में सर्च करने बोलिएगा तो पहला नंबर पर आएगा, और इसको आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिएगा दोस्तों से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ जो पवन चलती है, जैसे लू चलती है, चाय वर्षा हो गया, काला बैसाखी हो गया, आम्र वर्षा हो गया। ये सब जो पवनें हैं काफ़ी VVI में आता है और एग्जामिनर यही सब पूछता है। ऐसे बोलेगा कि भारत में जो गर्मी में जो गर्म हवा चलती है ग्रीष्मकालीन में, राजस्थान में लेके, बिहार में लेके, झारखंड में लेके, इसको क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक, चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, काला बैसाखी। डायरेक्ट आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, इसी एकदम छपा हुआ रहेगा कि पश्चिम बंगाल में जो गर्मी में जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, काला बैसाखी। और असम में क्या कहते हैं, चाय वर्षा। इसको VVI कर लीजिए दम। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह में मेरा एक फ्रेंड भी है, तो इससे आप लोग याद कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई जरूरी है आपका ही फ्रेंड हो सकते हैं। तो सबसे जो कम वर्षा होती है कहाँ होती है, लेह में होता है। आगे कोपन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया, तो 5 भागों में। भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किसने किया, तो किसने किया, कोपन नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया, तो 1918 में। कब किया, 1918 में। आपको एक क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, 1918 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बताना है जरूर। 1918 में सत्याग्रह के दौरान में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा, इसको तरीका बताना है। 1918 में आप लोग की चर्चा कर चुके हैं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे विश्व की जलवायु को, भारत की जलवायु नहीं, विश्व की जलवायु को 5 भागों में किसने विभाजित किया, कोपन ने। कब, 1918 में। अब हम लोग बात करते हैं भारत की जो जलवायु का जो निर्धारण का आधार कैसे होता है। अभी बात किए थे कि जलवायु का निर्धारण का आधार कैसे होता है भारत में, तापमान के अनुसार से होता है। उच्च ताप, निम्न दाब, वायु कर्षण, ये सबसे क्या होता है,
जलवायु का निर्धारण होता है, कैसा मौसम है, कैसा वर्षा हो रहा है, कैसा ताप है, कैसा वनस्पति है, उसी पर निर्धारित करता है। सब सिंपल क्वेश्चन आपको याद करना। अब देखिए कोपन के अनुसार भारत के जलवायु जो प्रदेश है ना, अभी ये सब कम पूछता है, आप लोग इसको खुद पढ़िएगा, हमको पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको आपको खुद पढ़ना होगा। और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इसके एक स्पेशल वीडियो आपको हम समझा देंगे कूपन के योजना के लेकर भारत के जलवायु प्रदेश तक अच्छी तरह से। तो इसको आप लोग को अभी स्किप करना है, अभी एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, इसलिए इतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आपको लड़ सके, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वो ITC जोन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसे आता शॉर्ट में ITCZ जोन। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, मतलब अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, या तो बोलते हैं हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ITCZ के बारे में अगर पढ़ रहे थे, इसमें बहुत सारा 4 क्वेश्चन से कम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ते हैं ITCZ जो है कहाँ पे मिलता है, कौन से गोलार्ध में मिलता है, कैसी ऊपर से लेकर बहती है, कौन से रेखा पर विषुवत रेखा कर्क रेखा कहाँ पर बहती है, इस तरह से आपको याद करना है। तो देखिए ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है। पहला क्वेश्चन रहेगा कि ITCZ माने इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन कैसी पट्टी है? निम्न दाब पट्टी है, उच्च वायुदाब पट्टी है, समानता वायुदाब पट्टी है, गर्म वायुदाब पट्टी है। तो आपको क्या मानना है? ITCZ कैसा पट्टी है? निम्न वायुदाब पट्टी है। ITCZ कैसा पट्टी है? तो निम्न वायुदाब पट्टी है, जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ITCZ जो जोन है, दूसरा क्वेश्चन ITCZ जो जोन है किस रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित रहती है? तो विषुवत रेखा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा वस्तुतः यह दोलनमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। देखिए अब यहाँ पर पढ़ते कैसे समझ में आएगा। जो देखिए उत्तर पूर्व की बात करें तो कहाँ हो जाएगा जी? ये वाला कलर चेंज कर लेते तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो ये वाला, ये जो पवनें मिलती है यही हो गया कौन? ITCZ जोन। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व जो मिलती है आपस में, इसको क्या बोलते हैं? ITCZ जोन बोलते हैं। और दोनों पवनों के मिलने पर विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इससे कितना क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन ITCZ जोन जो है निम्न वायुदाब है। कैसा वायुदाब है? तो निम्न वायुदाब है। दूसरा क्वेश्चन यह कौन सी रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित रहता है? तो विषुवत रेखा पर। तीसरा क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व जो विषुवत ITCZ जो जोन है कहाँ पर मिलती है? तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, यहाँ पे अभी पा रहे थे ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व जो यहाँ पर मिलती है उसी को ITCZ जोन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसे मिलने जो यहाँ पर मिलता है उसको क्या कहते हैं? विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। तो पूछ सकता है कि विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो ITCZ जोन में। ITCZ जोन का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। आगे बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो जिसके बारे में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाले पवन क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिए थोड़ा सा, ताकि हमें भी लगे तो वीडियो को इसी तरह से जारी रखेंगे। और ये NCERT सार संग्रह था, इसी तरह से हम लोग लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट लिए हुए हैं और SPD को भी टारगेट लिए हुए हैं। BSSC एग्जाम जो आ रहा है CGL वाला CGL 4, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और दरोगा में भी हेल्प मिल जाएगा। दरोगा में तो कम टाइम है, उसमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। और करंट का भी हम लोग इसी तरह से वीडियो लाते हैं। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हम टारगेट बेस्ड पढ़ सकते हैं और हम कंटिन्यूटी के लिए, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह से चैनल पे बने रहें।